मी डॉक्टर कीर्ती आणि आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे डॉक्टर कीर्तीज हिंदी की दुनिया या चॅनलवर. या चॅनलवर तुम्हाला फक्त हिंदीच नव्हे तर मराठीचे सुद्धा सर्व व्हिडिओज मिळतील. आज आपण मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वी यातला 3रा अध्याय बेटा मी ऐकतो आहे हा स्वाध्यायासाठी घेतलेला आहे. ह्या अध्यायाचे एक्सप्लेनेशनवाले जे व्हिडिओ आहेत मी ऑलरेडी अपलोड केलेले आहेत, ते तुम्ही माझ्या चॅनलवर जाऊन बघू शकता. आज आपण याचे प्रश्नोत्तर वगैरे बघणार आहोत. या आपण सुरू करूया. त्याआधी रिक्वेस्ट करेल की माझ्या ह्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि फ्रेंड्ससोबत शेअर पण करा. सुरुवातीलाच बघूया. स्वाध्यायात तुम्हाला प्रश्न दिलेला आहे आणि तो आहे योग्य पर्याय ओळखून वाक्य पूर्ण करा. यामध्ये आपल्याला प्रश्न असा दिलेला आहे, योग्य पर्याय ओळखून आणि वाक्य पूर्ण करा. म्हणजे योग्य पर्याय याने ऑप्शन ढूंढ कर, पहचान कर, ओळखून याने पहचान कर, वाक्य को पूरा करो. दिया लेखकांना शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा नव्हता. लेखक को जो है शिरीष को कार्यक्रम नहीं देना था. कारण क्या था उसका? कारण है 3रा नंबर आंसर है आपका. नुकताच शिकायला आल्याने विद्यालयाचे नाव बदनाम होण्याची शक्यता होती. यानी अभी अभी सीखने को आया हुआ ये विद्यार्थी था और इसे अगर कार्यक्रम दे दिया जाता तो उससे विद्यालय का यानी उस संगीत विद्यालय का नाम बदनाम होने की पूरी संभावना थी. शक्यता यानी संभावना. हा प्रश्न दिया है, लेखकांना आजपर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का बसला. कारण यानी लेखक को आज तक इतना बड़ा धक्का नहीं लगा था जो आज लगा है. उसका कारण ये था. क्वेश्चन नंबर 4 आंसर है नंबर 4. मात्रेचाही फरक न करता शिरीष गात होता. यानी मात्रा का भी फर्क न करते हुए शिरीष बहुत ही अच्छे से गा रहा था और इसी बात का जो है लेखक को धक्का लगा था, है ना. वो बड़े अचंभित थे कि इतना कम समय सीखने के बाद में भी ये इतना अच्छा कैसे बजा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. प्रश्न 2 आपको दिया हुआ है और वो है आकृतिबंध पूर्ण करा. आकृतिबंध पूर्ण करा यानी जो आपको आकृति दी हुई है ना, यानी डिज़ाइन बनी हुई है, 4 जो है आपको स्क्वायर यहाँ पे रेक्टेंगुलर दिए हुए हैं और उसके अंदर आपको आंसर लिखना है. तो यहाँ पे आपको पहला दिया हुआ है शिरीषची स्वभाव वैशिष्ट्ये. यानी शिरीष के स्वभाव की विशेषताएं बताइए. तो क्या क्या विशेषताएं थी? भोचकपणा, है ना, मतलब कुछ बोलना ऐसे ही उल्टा सुल्टा. आत्मविश्वास, उसमें आत्मविश्वास था. ढीठपना यानी वो ढीठ था. और आगाऊपना यानी उसके पिता को बोलने नहीं देता था वगैरह, बीच में रोक देता था, उसको जो है आगाऊपना बोला गया. ठीक है, इस तरीके से ये 4 आंसर आपके हो जाएंगे. प्रश्न 3 आपको दिया है जोड़ियाँ जुड़वा यानी कि जोड़ियाँ मिलाओ. अब जोड़ियाँ मिलाओ में क्या है? पुढील दोन चौकटीतील शब्दांचा सहसंबंध ओळखून जोड्या लावा. यानी आपको जो ये 2 चौखटें दी हुई है, एक इसमें लिखा है धीट, हजर, सुंदर, स्तुति, और दूसरी चौखट में यानी चौकोन में लिखा है भित्रा, गैरहजर, कुरूप आणि निंदा. इन दोनों का सहसंबंध जोड़ना है. यानी जैसे धीट लिखा है तो धीट का सहसंबंध किससे हो सकता है? अगर हम उसको अपोजिट में देखें तो भित्रा का अपोजिट क्या हो जाएगा? धीट का अपोजिट क्या हो जाएगा? भित्रा. वैसे ही हजर का गैर हजर हो जाएगा, है ना. सुंदर का कुरूप हो जाएगा और स्तुति का निंदा हो जाएगा. तो यहाँ पे और ब जो यहाँ पे हमने कॉलम बनाए हैं इसके अंदर देखिए, पहले नंबर पे हमने लिखा है धीट और उसका जस्ट अपोजिट है भित्रा, है ना. आपको मालूम है ढीठ यानी क्या और भित्रा यानी डरपोक. दूसरा है हजर यानी कि प्रेजेंट रहना और गैर हजर यानी कि नॉट प्रेजेंट, है ना, एब्सेंट. अब 3rd नंबर का हम देखते हैं सुंदर. सुंदर का अपोजिट क्या हो जाएगा? कुरूप. सुंदर यानी ब्यूटीफुल.
है ना। और स्तुति, स्तुति जो है चौथा नंबर, उसका अपोजिट हो जाएगा निंदा, किसी की प्रशंसा करना, किसी की निंदा करना यानी बुराई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर कि खालील परिणामाबाबतच्या घटना लिहा, यानी नीचे के जो परिणाम आपको दिए हुए, परिणाम करके उसके नीचे 1 और 2 पॉइंट दिए ना, उनके बारे में क्या घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं को हमको अपने हाथ से लिखना है आंसर में। पहली घटना थी की वडिलांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान होते, यानी पिताजी के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन मतलब दिख रहा था, समाधान दिख रहा था। तो आंसर क्या है उसका, वायोलिन खाली ठेवून गुरुजींनी नानाकडे पाहिले, यानी वायोलिन नीचे रखकर वो जो गुरुजी है, टीचर है संगीत के, उन्होंने नाना की तरफ देखा तो उनके चेहरे के ऊपर जो है तृप्ति का समाधान उन्हें दिखाई दिया। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं सेकंड नंबर दिया है, शिरीषला वारंवार खेद वाटायचा, यानी शिरीष को बारंबार दुख हुआ करता था। उसका परिणाम ये था कि शिरीषला बारंबार खेद वाटायचा, यानी उसको बार बार दुख लगता था, दुख महसूस करता था। वो किस बात का, घटना क्या थी, नानांना काहीच ऐकू येत नव्हते। कारण ये था कि नाना को यानी उसके पिताजी को कुछ भी सुनाई आता ही नहीं था, है ना, वे उनको कानों से सुनाई नहीं देता था। इस बात का उसको बारंबार जो है दुख हुआ करता था कि मैं इतना बजाना सीख रहा हूँ इनके लिए। उसके पिताजी को जो है संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान था और वे स्वयं संगीत के क्षेत्र में थे, लेकिन जब वे उन्हें सुनाई आना बंद हो गया एक एक्सीडेंट के बाद में, तब फिर भी उनका जो है संगीत के प्रति जो है लगाव कम नहीं हुआ और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मेरा बेटा सीखे। तो जब शिरीष सीखने लगा संगीत तो उसको इस बात का बड़ा दुख होता था कि अब मैं जब सीखने लगा हूँ तो मेरे पिता कुछ भी सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, प्रश्न 5 दिलेला आहे, खालील वाक्यात अधोरेखित शब्दांऐवजी पाठात आलेले योग्य वाक्यप्रचार शोधून वाक्य पुन्हा लिहा, यानी नीचे दिए हुए जो वाक्य है 1 2 3, इसके अंदर अधोरेखित यानी अंडरलाइन वाले शब्द है ना, जैसे देखिए पहले वाले में लक्षपूर्वक ऐकले पाहिजे, दूसरे वाले में वाईट होऊ नये उसके नीचे अंडरलाइन है, और तीसरे वाले में मत चांगले झाले इसके नीचे अंडरलाइन है। तो ये अंडरलाइन वाले जो शब्द है, इनके जगह पर इस लेसन में आए हुए योग्य वाक प्रचार यानी कि मुहावरे, उनको ढूंढकर इस जगह पे लिखना है, अंडरलाइन वाले शब्दों को हटाकर, और उस वाक्य को फिर से लिखना है। तो अब जैसे यहाँ पे दिया है, वर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांचे शिकवणे लक्षपूर्वक ऐकले पाहिजे। तो लक्षपूर्वक ऐकले पाहिजे, लक्षपूर्वक ऐकणे, इसके लिए जो वाक प्रचार है वो होता है जीवाचे कान करून ऐकणे। तो ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आप क्या लिखोगे, वर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षकाचे शिकवणे, और ये कट करके यहाँ पे लिखोगे जीवाचे कान करून ऐकले पाहिजे। ठीक है, इस और फिर वापस इसके नीचे अंडरलाइन इस तरीके से लगा दोगे। ठीक है, तो समझ में आया ये चीज़ आपको। अब देखिए दूसरा देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर है, आपल्या शाळेचे नाव वाईट होऊ नये म्हणून प्रत्येक विद्यार्थ्याने काळजी घ्यायला हवी, यानी अपने स्कूल का नाम खराब न हो इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी यानी स्टूडेंट है उनको ध्यान रखना चाहिए उस बात का, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना वाइट होऊ नये, वाइट होऊ नये की जगह पे हम इसको कट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे खराब होऊ नये, यानी नाम खराब न हो, ऐसा खराब होने। तो ये एक वाक प्रचार है। ठीक है, नाव खराब होने, एक्चुअली ये यहाँ से अंडरलाइन चाहिए था, नाव वाईट होऊ नये, नाव खराब होणे, फिर यहाँ पे ऐसा आता नाव खराब होणे म्हणजे की वाइट होने, है ना। तो इस तरीके से वाईट होऊ नये काट के आप उस जगह क्या लिखोगे, खराब होऊ नये। और पहली जो लाइन है ना, वर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षकाचे शिकवणे लक्षपूर्वक ऐकले पाहिजे, तो इसका हिंदी में अर्थ है कि क्लास में के विद्यार्थियों ने टीचर द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ ध्यान देकर सुनना चाहिए। ठीक है, लक्षपूर्वक ऐकले पाहिजे यानी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तीसरा नंबर देखते हैं हम, उत्तम वादनाने लेखकाचे शिरीषबाबत मत चांगले झाले। अब यहाँ पे देखिए, उत्तम वादनाने यानी बहुत अच्छा बजाने के कारण, क्योंकि शिरीष ने बहुत अच्छा बजाया इसलिए लेखक के शिरीष के बारे में
जो मत है वो अच्छे हो गए, मत चांगले झाले यानी मत अच्छे हो गए, उनके विचार अच्छे हो गए उसके बारे में। तो मत चांगले झाले इसके लिए लेसन के अंदर ये वाला वाक्प्रचार यूज़ किया गया है, ग्रह चांगला होणे म्हणजे मत चांगले होणे। ठीक है, किसी के बारे में अपने मत अच्छे होना। तो यहाँ पे ये वाला आप क्या करेंगे, मत चांगले झाले ये कट कर देंगे और इसके जगह ग्रह चांगला झाला या ग्रह चांगले झाले ऐसे आप लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं की खालील शब्द व त्याचे अर्थ यांच्या जोड्या लावा। प्रश्न 6। प्रश्न 6 में आपको दिया हुआ है, देखिए अ गट और ब गट। अब इसमें क्या करना है, खालील शब्द व त्याचे अर्थ। अब जो 1 2 3 4 हमको दिए ना अगट में, ये शब्द के अर्थ और उसकी जोड़ियाँ। बाजू में जो ब गट दिया है अ आ ई ई ये उसकी जोड़ियाँ हैं और साथ ही साथ में अर्थ है। तो कोलाहल, कोलाहल का इधर बी गट में मिलेगा हमको गोंधड़, इसके साथ में उसकी जोड़ी लग जाएगी। तरहवाइक 2 नंबर का जो है तरहवाइक, तरहवाइक का आंसर हो जाएगा ब गट में से आ, विचित्र। ठीक है, उसके बाद में तीसरा नंबर है मुसाफिर। मुसाफिर का हमारी जोड़ी जमेगी अ के साथ, प्रवासी। मुसाफिर यानी क्या, प्रवासी। तरहवाइक यानी विचित्र, अजीब सा। कोलाहल यानी शोर शराबा, गोंधड़, है ना, ऐसा। उद्युक्त, उद्युक्त 4 नंबर है, इसका जोड़ी बनेगा प्रेरित के साथ में, है ना, ई नंबर, प्रेरित ब में से। तो हम देखेंगे उद्युक्त का क्या होता है, प्रेरित करना किसी को। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न 7। उसमें स्वमत में अ नंबर का जो प्रश्न है वो दिया हुआ है कि शिरीषमधील तुम्हाला समजलेली गुण वैशिष्ट्ये सोदाहरण स्पष्ट करा। यानी शिरीष में कि तुमको समझ में आए हुए गुण और विशेषताएं उदाहरण के साथ में स्पष्ट करो। और दूसरा प्रश्न दिया है शिरीषची भूमिका तुम्हाला कोणता संदेश देते ते तुमच्या शब्दात लिहा। यानी शिरीष की जो भूमिका लेसन में बताई है उससे हमको कौन सा संदेश मिलता है वो हमें अपने शब्दों में लिखना है। प्रश्न 8 में अभिव्यक्ति में दिया हुआ है कि अ नंबर पाठातील तुम्हाला सर्वात आवडलेला प्रसंग सांगून तो सकारण स्पष्ट करा। यानी इस लेसन में का तुमको कौन सी घटना सबसे ज़्यादा पसंद आई, सर्वात आवडलेला यानी सबसे ज़्यादा पसंद आई, वो बोलिए और उसको सकारण यानी विथ रीज़न स्पष्ट कीजिए, बताइए। और आ नंबर का प्रश्न दिया है 8 में, प्रश्न 8 में कि प्रस्तुत कथेचे संवाद रूपाने लेखन करा। यानी ये जो कथा है, ये जो कहानी है बेटा मी एक तो आहे, इसका संवाद रूप में जो है हमको लेखन करना है। तो हम ये चारों क्वेश्चन के आंसर अब देखेंगे। पहले देखते हैं 7 का अ, और 7 का अ इसमें जो प्रश्न दिया है आपको वो है शिरीषमधील तुम्हाला समजलेली गुण वैशिष्ट्ये सोदाहरण स्पष्ट करा। तो आप उत्तर लिखेंगे शिरीषमधील गुण वैशिष्ट्ये। शिरीषचे त्याच्या वडिलांवर खूप प्रेम होते। शिरीष का अपने पिता पर बहुत प्रेम था। त्यांना बरे वाटावे म्हणून शिरीष संगीत शाळेत वायोलिन शिकायला जाऊ लागला। उन्हें अच्छा लगे इसलिए शिरीष वायोलिन सीखने संगीतशाला में जाने लगा। त्याचा आत्मविश्वास खूब दांडगा होता। उसका आत्मविश्वास बड़ा तगड़ा था। भरपूर मेहनत करण्याची त्याची मानसिक तैयारी होती और भरपूर खूब मेहनत करने की उसकी मानसिक तैयारी थी। म्हणून उलट सूर व मात्रेचाही फरक न करता उत्कृष्ट वादन त्याने सादर करून आपल्या गुरु आणि वडिलांविषयी आदर प्रकट केला होता। म्हणून यानी इसलिए उलट सुर यानी उल्टे सुर व किसी भी जरा भी सुर को उल्टा नहीं किया, जरा भी मात्रा का भी उसने फ़र्क न करते हुए उत्कृष्ट यानी अति उत्तम वादन करके वादन सादर किया, सबके सामने पेश किया। सादर करना यानी पेश करना। इस तरह से उसने अपने गुरु और अपने पिता के प्रति अपना जो आदर भाव है, सम्मान का भाव है, उसको प्रकट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 7 का हाँ, इसी के आगे देख लेते हैं कि
शिरीषची भूमिका तुम्हाला कोणता संदेश देते ते तुमच्या शब्दात लिहा। और इसका आंसर लिखेंगे हम कि एखादी कला आत्मसात करायची असेल, है ना। 7 का ये 7A का आंसर है। तो किसका आंसर है ये? 7A का, है ना। 7 में से 7 नंबर के आ वाले का आंसर ये है। क्या आंसर है ये? की एखादी कला आत्मसात करायची असेल तर तन मन एकाग्र करून निष्ठेने कार्य करायला हवे। यानी कोई कला हमको आत्मसात करनी हो तो हमें तन मन से एकाग्र होके कंसंट्रेट होकर पूरी निष्ठा भावना से उस कार्य को करना चाहिए। आत्मविश्वास व मेहनत याची सांगड घातली की मनुष्य यशस्वी होतो। यानी हमारा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारी मेहनत ये सब मिलकर हम यशस्वी हो जाते हैं, हमको यश की प्राप्ति होती है। आपल्या गुरुविषयी आदर व मोठ्यांप्रती सम्मानाची भावना मनात असली तर यश आपल्या वाटेला नक्कीच येते। हम अपने बड़ों के विषय में और अपने गुरु के विषय में अगर सम्मान की भावना हमारे मन में रखेंगे तो हमको निश्चित रूप से जो है सफलता प्राप्त होती है। हा संदेश शिरीषची भूमिका आम्हाला देते। ये संदेश हमें शिरीष की भूमिका जो है वह देती है। 8 नंबर में अ प्रश्न दिया है कि पाठातील तुम्हाला सर्वात आवडलेला प्रसंग सांगून तो सहकारण स्पष्ट करा। हम उत्तर लिखेंगे। 2 महिन्याच्या गैरहजेरीनंतर शिरीष कार्यक्रमाच्या दिवशी लेखकाच्या घरी येतो। यानी 2 महीने एब्सेंट रहने के बाद वो कार्यक्रम के दिन लेखक के यहाँ आता है। वो त्यांना कार्यक्रम देण्याची विनंती करतो और बोलता है कि मुझे प्लीज़ कार्यक्रम दो ना करने के लिए। परंतु लेखकासमोर विद्यालयाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न असतो। पर लेखक के सामने तो उसके संगीत विद्यालय की प्रतिष्ठा का प्रश्न रहता है, म्हणून ते शिरीषला नकार देताना सांगतात। इसलिए वो शिरीष को जो है ना करते हुए बोलते हैं कि तू आज वायोलिन वाजवू नको, तू आज वायोलिन मत बजा, नंतर तुला मैं योग्य वेळी कार्यक्रम देईल। आगे कभी भी योग्य जब समय आएगा तब मैं तुझे कार्यक्रम करने के लिए दूंगा। पण शिरीष म्हणतो आज मला वाजवू द्या। पर शिरीष बोलता है कि आज मुझे बजाने दो, नंतर जन्मात हाथ लावणार नहीं। आगे कभी भी मैं जन्म में इस वायोलिन को हाथ नहीं लगाऊंगा, पर मुझे आज बजाने दो। वायोलिन शेवटी लेखक शिरीषची विनंती मान्य करतात। आखिरी में जो लेखक है वो शिरीष की ये जो विनंती है, रिक्वेस्ट है, उसको मान्य कर लेते हैं। आणि शिरीष सुद्धा छान वाजवतो और शिरीष भी बहुत ही अच्छा बजा के दिखाता है वायोलिन। यातून खऱ्या शिक्षकाचा आपल्या शिष्याप्रती प्रेमभाव दिसून येतो। इसके अंदर इसमें से हमें एक सच्चे शिक्षक का अपने शिष्य के प्रति प्रेम भाव दिख कर आता है। यहाँ शिष्य लिखा ना, वहाँ शिष्य लिख लेना है ना, या शिष्य प्रति कि शिष्या प्रति भी मराठी में सही रहेगा। आगे आप देखते हैं कि 8 का आ नंबर प्रश्न दिया है कि प्रस्तुत कथेचे संवाद रूपाने लेखन करा। संवाद रूप में यानी क्या? बातचीत के रूप में। अब किसके बारे में? जो लेखक है और लेखकामध्ये और आणि शिरीषमध्ये, यानी जो लेखक है इस लेसन का वो खुद ही संगीत विद्यालय के गुरु है, वो और शिरीष के बीच में क्या संवाद होता है उसके बारे में बातचीत हम लिखेंगे। तो कैसा संवाद यानी बातचीत, तो दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं। तो संवाद का मुख्य आपने देखा होगा कि ये जो ये हम लिखते हैं लेखक क्या बोला डैश, शिरीष क्या बोला डैश, ऐसे करके हम इसको बोलते चले जाते हैं। तो ये इसकी जो है पहचान होती है। देखते हैं, लेखक बोला माझ्या वादन विद्यालयात शिरीष आला व त्याने माझ्याबद्दल विचारपूस केली। यानी लेखक बोला कि मेरे वादन विद्यालय में जो है शिरीष आया और उसने मेरे बारे में पूछताछ की। शिरीष बोला आपणच का पी जनार्दन। यानी यहाँ पे देखिए इस वाले को आपको छोड़ देना है, इस वाले को छोड़ देना है। और शिरीष ने वादन विद्यालयात पूछताछ केली, काय विचारपूस केली, काय विचारपूस केली की शिरीष बोलला आपणच का पी जनार्दन, आप ही हो क्या पी जनार्दन। लेखक होय, शिरीष होय याने हां। शिरीष बोलता है माझे नाव शिरीष भागवत, घरी श्रीच म्हणतात, मला गाण्याची फार आवड आहे। शिरीष बोलता है मेरा नाम शिरीष भागवत है, मुझे घर में श्री बोलते हैं और मुझे गाना गाने की बहुत आवड है, यानी पसंद है मुझे गाना गाना। लेखक बोलता है तुला गाण्याची आवड आहे तर, यानी तुझे गाना पसंद है तो शिरीष बोलता है माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मी शिकलेले फार आवडेल, मेरे से ज़्यादा अगर मैं गाना सीख जाऊँ तो मेरे पिता को बड़ा अच्छा लगेगा। लेखक बोलते हैं उद्यापासून ये शिकायला। फिर लेखक बोलते हैं ठीक है फिर कल से आ जा तू सीखने के लिए। तो शिरीष बोलता है सर माझी एकच अट आहे, मेरी एक ही शर्त है, अट यानी शर्त, मी शिकायला आलो की रोज़ माझ्याबरोबर माझे वडील ही येतील, यानी मैं अगर सीखने आऊँगा तो मेरे साथ में रोज़ मेरे पिता भी आएंगे। लेखक बोलता है चालेल, ये उद्यापासून तुझ्या बाबांना घेऊन। लेखक बोलता है ठीक है चलेगा, तू कल से अपने पिता को
को साथ में लेकर यहाँ तक का संवाद जो है आप संवाद लेखन के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद का ये संवाद लेखन दूसरे इसमें आ जाता है, यानी आप जो लेसन के 2 पार्ट है ना, जब उसके पिता की डेथ हो जाती है और उसके बाद में जब वो जाता है अपने सर के पास में, तो फिर यहाँ पे बीच में आपको उसके बाद में डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इसको कट कर दीजिए तो आपका ये यहीं पर जो है संवाद पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो वो विद्यार्थियों आपको ये जो स्वाध्याय कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। बेल आइकॉन के बटन को दबाइए जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो जो होगा उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करती हूँ, नया वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।